नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास संक्षिप्त रूप में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जीके में जो भी प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सभी विषयों को संक्षिप्त रूप में समझाने की जो सीरीज़ हमने आरंभ की है उसमें भारत का भूगोल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया जा चुका है। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड हो चुका है। तो आप इनको सुनने के बाद अपनी जितनी भी तैयारी है उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। एक बार आपने कहीं से पढ़ लिया फिर आप इनको सुन लेंगे, देन फिर हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम हिंदी मीडियम में पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास समझेंगे और इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम समझेंगे सिलेबस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मध्यकालीन भारत, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत सबसे पहला टॉपिक। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से आरंभ होता है और 1526 ईस्वी में अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। एक तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ये दूसरा टॉपिक रहेगा, मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का टाइमिंग 1526 से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक, और इसके बाद के जो मुगल सम्राट हैं उनके बारे में भी शॉर्ट में आपको बताएंगे। तीसरा मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों का इतिहास देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। तो मराठा साम्राज्य हम डिस्कस करेंगे 1650 से लेकर के और 1818 ईस्वी तक। मराठा साम्राज्य के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे कवर किया जाए उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई और 1527 ईस्वी तक ये बना रहा, और इसके बाद इसके 5 उत्तराधिकारी राज्य बनते हैं। शॉर्ट में उन पर भी बात करेंगे। पांचवा रहेगा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास 1336 1336 से लेकर के और लगभग 1650 ईस्वी तक। इसके बाद आएंगे इसमें कुछ भक्ति संत और सूफी संत। भक्ति संत और सूफी संत, ये हमारा सिलेबस रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो आज हम इसमें आरंभ करते हैं। सबसे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सल्तनत का अर्थ क्या है, सल्तनत किस प्रकार से भारत में स्थापित हुई। देखिए, सल्तनत फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है राज्य या साम्राज्य। तो दिल्ली राजधानी थी सुल्तानों की, राजाओं की, और दिल्ली से जो भी शासन किया गया राजाओं के द्वारा उसे कहते हैं सल्तनत, और सल्तनत का अध्यक्ष कहलाता है सुल्तान। तो सुल्तान भी फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ्स। तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से भारत में
फारसी परंपरा पर आधारित है और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहला राजवंश हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश का समय रहेगा 1206 ईस्वी से लेकर के और 1290 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश। तीसरे स्थान पर आएगा तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का समय है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद में पढ़ते हैं फिर हम सैयद वंश को। सैयद वंश 1414 से लेकर के और 1451 तक। और पांचवा और लास्ट वंश जो दिल्ली सल्तनत का है वो है लोधी वंश। लोधी वंश का समय रहेगा 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये शुरुआत में इंफॉर्मेशन है कि हमें मध्यकालीन भारत में क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश या इसको मामलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। 1206 से लेकर के और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का भारत में शासन रहा। गुलाम वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का समय है 1206 से लेकर के और 1210 ईस्वी तक। राइट, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद फिर हम अगले सुल्तान को पढ़ेंगे और इंडिया के मैप के माध्यम से इम्पोर्टेंट साइट्स को और इन्फॉर्मेशन को लोकेट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का कमांडर था और मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में, तो उसके बाद भारत का जो जीता हुआ हिस्सा है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ विरासत में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने बचपन में दास या गुलाम रह चुके थे, इसी आधार पर इनको गुलाम वंश का संस्थापक माना गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो भी सुल्तान आएंगे इस वंश में, वे भी अपने अतीत में शुरुआती जीवन में दास या गुलाम रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने इस तरीके से इसका नामकरण किया है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई लाहौर में, दिल्ली में नहीं बनाई। यानी दिल्ली के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बने तो उनकी सत्ता का विरोध किया था कुछ अन्य सरदारों ने, नासिरुद्दीन कोबाचा और ताजुद्दीन एल्दूज ने। और उनको कंट्रोल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में सेटल हो जाते हैं और यहाँ राजधानी बनाकर उन्होंने कार्य किया। पहला तो पॉइंट ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में आता है। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। सुल्तान के स्थान पर उसने मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को सुल्तान मानता था और अपने आप को मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि, इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया। यानी खलीफा से बिना प्रमाण पत्र के ही उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शरीयत और कुरान शरीफ, जो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पूरी तरह से याद कर लिया था। उनका वो बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए उसको कुरान कहाँ कहा जाता है। और उदार हृदय का भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया दिल्ली में। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के कारण यह कुतुब मीनार पूरी तरह से नहीं बन पाई। बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया
और फिर फिरोजशाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल बनाई। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, किसने पूरा किया, इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल किसने बनाई, फिरोजशाह तुगलक ने। अगला कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम। तो भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाई और इसके माध्यम से उन्होंने भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किया। तो भारत की पहली मीनार, भारत की पहली मस्जिद। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया, जहाँ पर माना जाता है कि पहले वहाँ पर कोई जैन स्कूल था या संस्कृत स्कूल था, क्योंकि ऐसे एविडेंस इसकी दीवारों से प्राप्त होते हैं। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिर करके 1210 में मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह सुल्तान बना, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ यानी दामाद ने आराम शाह की हत्या कर दी, उसको पराजित कर दिया। और उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा प्रमुख सुल्तान बना। तो ये है इल्तुतमिश गुलाम वंश के दूसरे प्रमुख सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समय रहेगा 1210 से लेकर के और 1236 ईस्वी तक। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को 4 साल के लिए 1210 से 1214 तक उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर स्थापित किया। राइट, तो 1210 से 1214 तक बदायूं में राजधानी बनाई और बदायूं के बाद फिर अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थापित किया। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली में बनाई थी, इल्तुतमिश ने। सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया और ये सभी कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किए गए थे। अगला, इल्तुतमिश ने खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान या लीगल सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि खलीफा के प्रमाण पत्र के बाद ही भारत की मुस्लिम प्रजा ने इल्तुतमिश को अपना सुल्तान मन से स्वीकार किया था। तो पहला वैधानिक सुल्तान हुआ। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जैसे ही शासन आरंभ किया तो कुछ समस्याएं इस समय आती हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय में मंगोल नेता चंगेज खान का आक्रमण हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो चंगेज खान का आक्रमण भारत पर कब हुआ, 1221 ईस्वी में। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया था। अगला, इल्तुतमिश ने पहली बार अरबी भाषा के सिक्के जारी किए और 2 प्रकार के सिक्के उसने चलाए उस समय, और इन सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख आर्टिकल से लिखवाए थे। चांदी का टंका, जिसको टका भी कहा जाता है, और तांबे का जीतल। एक टंका बराबर 48 जीतल उस समय होते थे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए इक्ता व्यवस्था आरंभ की। इक्ता व्यवस्था, तो इक्ता व्यवस्था का अर्थ है कि जब सुल्तान दिल्ली से शासन करता था तो दूर स्थानों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए उसने साम्राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में बांट दिया था। इक्ता मतलब प्रांत, और इन इक्ता का अध्यक्ष वो नियुक्त करता था, जिसको गवर्नर, मुफ्ती या वली कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय में उसके पुत्र नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, और नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी के नाम से इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया। सुल्तानगढ़ी, ध्यान रखेंगे, भारत की पहली मीनार, मस्जिद, भारत का पहला मकबरा। तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य और माना जाता है, तुर्की सरदारों को, अमीरों को प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए उसने चालीसा दल बनाया। चालीसा दल को फारसी भाषा में तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है, और इसके माध्यम से उसने तुर्की नोबल क्लास, अमीर क्लास को प्रशासन में सहभागी बनाया। और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नया सुल्तान घोषित किया था। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया नई सुल्तान बनी, और रजिया बेगम या रजिया सुल्तान
भारत की पहली महिला शासिका या सुल्तान है? रजिया सुल्तान का समय है 1236 से लेकर के और 1240 तक, लगभग 3.5 साल तक उन्होंने शासन किया। रजिया पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके पिता इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया के स्थान पर उसका बड़ा भाई रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बन गया। बाद में रजिया ने दिल्ली और लाहौर की मुस्लिम प्रजा के सपोर्ट से, सहयोग से अपने भाई को राजगद्दी से हटाया और फिर रजिया भारत की पहली सुल्तान बनती है। रजिया जब सुल्तान बनी तो जो चालीसा दल था, तुर्की अमीरों का जो दल था, जो उनके पिता ने बनाया था, उस दल के साथ रजिया का टकराव हुआ। रजिया ने कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लिए दिल्ली सल्तनत में, किंतु वह चालीसा दल को पसंद नहीं थे, इसलिए रजिया की हत्या का प्लान किया गया। चालीसा दल के एक सदस्य अल्तुनिया, जो उस समय बठिंडा पंजाब के गवर्नर थे, उनको रजिया की हत्या का उत्तरदायित्व दिया गया। लेकिन अल्तुनिया ने रजिया बेगम से शादी कर ली और बाद में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या 1240 में हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर चालीसा दल के द्वारा की गई थी। रजिया के बाद कई कमजोर सुल्तान, बहराम शाह जैसे सुल्तान इस परंपरा में आते हैं, लेकिन अगला जो महान सुल्तान था सल्तनत में वो है बलबन। पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का समय दो प्रकार से है। 1246 से लेकर 66 तक बलबन पहले अपने सुल्तान के समय में वजीर प्रधानमंत्री रहे और बाद में 1266 से लेकर के और 86 की अवधि में बलबन खुद सुल्तान बन जाते हैं। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में कुछ नई परंपराएं आरंभ की और ऐसा इसलिए किया क्योंकि बलबन तुर्की मुसलमानों के उस उच्चता की भावना को, श्रेष्ठता की भावना को समाप्त करना चाहता था। इसलिए बलबन पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने अपना संबंध ईरान के साम्राज्य से स्थापित किया, पर्सिया, और ईरान के उस साम्राज्य से कई परंपराओं को भारत में आरंभ किया। जैसे नया साल बनाने का जो परंपरा है, नौरोज का त्यौहार बलबन के द्वारा भारत में लाया गया। दिल्ली सल्तनत में उसमें आरंभ हुआ और आज तक इसको मनाया जाता है। दूसरा, ईरान से एक परंपरा आएगी 24 घंटे और अखंड महलों में, राज परिवारों में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा। और सिजदा एवं पैबोस, यानी जो भी मंत्री अधिकारी अब सुल्तान बलबन से मिलने जाएगा तो उसको घुटनों के बल पर बैठ करके सिजदा करना होगा और पैबोस करना होता था। तो ये परंपराएं ईरान से बलबन ने आरंभ की थी। बलबन का मकबरा भारत का पहला मकबरा है दिल्ली में बनाया गया, जो पूरी तरह से शुद्ध इस्लामी परंपरा में बनाया गया है। दूसरा, बलबन ने अपने विरोधियों को शांत करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति आरंभ की, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो रक्त और लौह की नीति के द्वारा बलबन ने अपने विरोधियों का अंत किया और इस नीति के तहत ही बलबन ने उस चालीसा दल का अंत कर दिया जिसका गठन सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। तो चालीसा दल बलबन ने समाप्त किया। इसके अलावा बलबन ने दिल्ली सल्तनत में अपने राज्यारोहण के बाद एक नई बिल्डिंग बनवाई जिसे लाल महल कहा जाता है, रेड पैलेस। और ये लाल महल, उसमें बलबन की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। और बलबन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना का विभाग या रक्षा मंत्रालय बनवाया और इस सेना के विभाग का रक्षा मंत्रालय का नाम था दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज, इस तरीके से लिखा जाता है। और इसका अध्यक्ष होता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, तो ये बलबन के समय में लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे। बलबन के बाद गुलाम वंश में कमजोर सुल्तान आते हैं और उनके स्थान पर भारत में दूसरा राजवंश स्थापित होता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का समय है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, राइट। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में दिल्ली के सुल्तान बने, इसलिए उनके समय में कुछ अच्छे निर्णय नहीं लिए गए। 1290 से लेकर के और 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने भारत पर शासन किया। एक इम्पोर्टेंट कार्य जो इनके समय में किया था, जिस समय राजधानी दिल्ली थी उसी समय मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया भारत पर, और इन मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली के पास ही बसने के लिए जगह दे दी। और वही जगह आज वर्तमान में मंगोलपुरी क्षेत्र कहलाता है, जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी
कॉलोनी मानी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में मुस्लिम सेना ने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। रणथंभौर जो राजस्थान का महत्वपूर्ण किला था, और रणथंभौर को जीत नहीं पाया, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने वो एक स्टेटमेंट दिया कि मैं रणथंभौर के किले से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुसलमान सैनिक के सिर में जो बाल हैं उनमें से एक बाल को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या बाद में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में जाना जाता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से लेकर के और 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को लोकेट करने के लिए इंडिया के मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी सीरी फोर्ट में बनाई थी। तो ध्यान रखना है, दिल्ली के पास सीरी फोर्ट जो किला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर कुछ समय के लिए राजधानी को शिफ्ट किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, और इसके लिए उसने पूरे भारत को जीतने की एक सैनिक रणनीति अपनाई। और सिकंदर का सबसे महान जो सेनापति था वो है मलिक काफूर, और मलिक काफूर के बल पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़्यादातर सैनिक अभियानों को कंप्लीट किया। इसके अलावा अल्प खान, जफर खान, नुसरत खान भी उसके ग्रेट कमांडर थे। मलिक काफूर की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र में देवगिरी के शासक को पराजित किया। फिर वारंगल, आंध्र प्रदेश में वारंगल के काकतीय राजवंश को पराजित किया, प्रताप रुद्रदेव को। फिर कर्नाटक में होयसल वंश के राजा बीरबल्लाल III को पराजित किया गया, और साउथ में तमिलनाडु में पांड्य राज्य में जाकर के वहाँ पर मदुरई के शासक को पराजित किया गया और उसको जीत लिया गया था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बड़ा एक जैकपॉट साबित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अन्य सेनापतियों के माध्यम से राजस्थान पर अभियान किए थे। तो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर के उसने राजस्थान में मेवाड़ को टारगेट किया, और मेवाड़ के इस समय जो राजा थे राणा रतन सिंह थे, और मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है 1303 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, राणा रतन सिंह पर आक्रमण क्यों किया, इसके लिए बहुत बड़ा विवाद है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने 1540 में शेरशाह सूरी के समय में अपनी किताब लिखी थी पद्मावत, उसमें उन्होंने बताया, जो कारण उन्होंने बताया है उस कारण को अन्य विद्वान इतिहासकार नहीं मानते। अलाउद्दीन ने मेवाड़ को जीत लिया, और इसमें राणा रतन सिंह ने केसरिया किया, और पद्मिनी ने अन्य राजपूत छत्राणियों के साथ मिलकर के जौहर किया था। तो ये मेवाड़ का जो आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनके लिए उसको याद किया जाता है। एक है मार्केट कंट्रोल, यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय सभी प्रकार की वस्तुओं के हिसाब से 3 तरह के मार्केट बनवाए, और इन मार्केट में सभी वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई। कोई भी व्यापारी उत्पादक अब वस्तुओं की ज़्यादा कीमत नहीं ले सकता था। राज्य ने जो निर्धारित किया उसी पर आपको लोगों को बेचना होता था। तो जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और इन बाज़ारों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत नामक एक सेंट्रल विभाग बनाया था, और हर बाजार का एक अधिकारी होता था जिसे कहते थे हम सहनाए मंडी। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में सुधार किए। तो सेना में सुधार किए क्योंकि सेना के बल पर ही वह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, और सेना में सुधार के लिए उसने दाग एवं चेहरा प्रथा लागू की। यानी सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी सैनिकों का विवरण रजिस्टर में रखा रहता था, और प्रत्येक सैनिक के साथ जो घोड़ा होता था, और घोड़े के दोनों कानों पर राज्य की तरफ से एक सील लगाई जाती थी, जिसकी वजह से अब सेना की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेना में करप्शन को पूरा बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे कि उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई,
दिल्ली में 1000 खंभों का महल, 1000 सितून का महल, एक जमैयत खाना बनवाया और हौज खास का निर्माण कराया। और अलाई दरवाज़ा नाम की जो बिल्डिंग बनाई, अलाई दरवाज़ा, यानी अलाई दरवाज़ा पर ये क्वेश्चन आता है कि सल्तनत की पहली बिल्डिंग इमारत कौन सी है जो पूरी तरह से शुद्ध मुस्लिम परंपरा में, इस्लामी परंपरा में बनी है। ये है अलाई दरवाज़ा, जो कुतुब मीनार परिसर में ही है। तो ध्यान, कुतुब मीनार का जो साउथ गेट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा से बनवाया इस्लामी परंपरा के अनुसार, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम बिल्डिंग में हिंदू तत्वों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें नहीं किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय अपनी प्रजा पर 2 नए कर भी लगाए, चरई कर और घरई कर। यानी अगर जानवरों को आप चराना चाहते हो राज्य के चारागाहों में तो राज्य को कर देना पड़ेगा, और उस समय घरों पर भी एक टैक्स लगता था जिसको घरई कर कहते हैं, ग्रेजिंग टैक्स और हाउसिंग टैक्स। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर नहीं बन पाया, उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना, और मुबारक शाह खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। उम्र कम थी, 18 साल का था, और उसने खलीफा से सर्टिफिकेट नहीं लिया और अपने आप को भारत में खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी के बाद खिलजी वंश में कई कमजोर सुल्तान आए, लेकिन इसके बाद भारत में महान राजवंश आता है, यह है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का समय है 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर। 1320 से लेकर के और 1325 तक का समय है गयासुद्दीन तुगलक का। दिल्ली में तुगलकाबाद बनवाया, गाजी की उपाधि इसने धारण की, और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हुआ, इसलिए संत ने इसको श्राप दे दिया और एक स्टेटमेंट कहा कि अब तुम ज़्यादा समय तक दिल्ली में सुल्तान के रूप में कार्य नहीं कर सकोगे। उसे फारसी भाषा में कहा जाता है हुनूज दिल्ली दूर अस्त। और शीघ्र ही गयासुद्दीन तुगलक की फिर मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला महत्वपूर्ण सुल्तान आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा योग्य और पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें अहंकार था और वह अपने मंत्री अधिकारियों से सलाह नहीं करता था, उनकी बात नहीं मानता था। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया, और उसको इतिहास में पागल सुल्तान या पागल बादशाह कहा जाता है, मैड सुल्तान। तो बेसिकली पागल था नहीं, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुए, परेशानियां हुई, और तब उन्होंने अपने सुल्तान को पागल करार दिया। तो देन मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उनमें एक निर्णय था राजधानी को बदलना। राजधानी को दिल्ली के स्थान पर देवगिरी में स्थापित किया। देवगिरी या दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है वर्तमान में। तो राजधानी को दिल्ली से हटा करके और यहाँ देवगिरी लाना है। अब देखिए ये लगभग जो दूरी है दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर की है। उस समय ट्रक, बस, कार, रेल नेटवर्क ये सब नहीं है, तो पूरी दिल्ली को खाली करके सबको देवगिरी भेजने का आदेश दिया गया। लेकिन बाद में 3-4 साल के बाद राजधानी को फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो इस शिफ्टिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए दिल्ली के लोगों ने उसको पागल सुल्तान कहा कि सुल्तान की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा चलाई, टोकन करेंसी, यानी तांबा और कांसा धातु के ऐसे सिक्के जारी किए जिनका मूल्य सोने के सिक्के के बराबर था। इसलिए दिल्ली की जनता ने अपने तांबे और कांसे के बर्तनों को सिक्कों में ढाल लिया, और उसके माध्यम से उन्होंने बाजार में ज़्यादा खरीदारी की। तो बाजार में वस्तुओं का अभाव हो गया और महंगाई दर आसमान पर चली गई। तो दिल्ली के आम आदमी को फिर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी प्रकार दोआब में कर वृद्धि, तो जिस समय गंगा यमुना दोआब के किसानों पर कृषि कर को बढ़ा दिया, उसी समय अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बावजूद भी उसको माफ़ नहीं किया गया। इसलिए किसानों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और किसान राजधानी को छोड़ करके भाग जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से एक विदेशी यात्री भारत आता है, इब्ने बतूता। और इब्ने बतूता यहाँ भारत में कुछ साल तक रहता है, और सुल्तान के दरबार में वह न्यायाधीश के पद पर स्थापित हो जाता है, न्यायाधीश बन जाता है। और बाद में यहाँ से जाने के बाद इब्ने बतूता ने अरबी भाषा में ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रेहला। तो रेहला नामक ग्रंथ
इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली बार कृषि मंत्रालय बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इस कृषि मंत्रालय का नाम था दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जीके में आ जाता है। पहली बार कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले जो सुल्तान आए वो हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को विरोधाभास का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए तो कुछ गलत कार्य भी किए। फिरोज शाह तुगलक का समय है 1351 से लेकर के 1389, 1389। फिरोज शाह तुगलक को अच्छे कार्यों के लिए सल्तनत का अकबर कहा जाता है। तो पहली बात तो इसको अकबर से तुलना की गई है, अकबर को हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे, सल्तनत का अकबर, क्योंकि गरीबों के लिए फ्री में इलाज, भोजन की व्यवस्था और कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। पेंशन के लिए भी इसने बुजुर्ग व्यक्तियों को मदद प्रदान की थी। तो अकबर जैसे कुछ कल्याणकारी कार्य किए, इसलिए सल्तनत का अकबर कहा जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम से कई शहर बसाए, हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, जौनपुर, तो काफ़ी सारे जो शहर हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी लिखी। ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सुल्तान था जिन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और जीवनी का उसने नाम रखा था फुतूहात ए फिरोजशाही। तो फुतूहात ए फिरोजशाही इसकी जीवनी थी, ध्यान रखना है, जो इसने खुद लिखी थी, शॉर्ट में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से 2 बार प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये भी क्वेश्चन आ गया है। 2 बार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अर्थ था कि अब वह इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ही भारत में शासन करेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में डाक व्यवस्था को भी आरंभ किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के हिस्से में कई प्रकार के अचीवमेंट जाते हैं, और पहली बार नहरों के द्वारा जो किसानों को पानी दिया जाता था उस पर सिंचाई कर, हक ए सर्व, यानी सिंचाई कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद कई सुल्तान इसमें आते हैं। एक आता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके समय में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। मंगोलिया देश का आक्रमणकारी था तैमूर लंग। 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, 1398, और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक राजधानी को छोड़ करके भाग गया। तैमूर लंग ने कत्लेआम भारत में मचाया और अपने प्रतिनिधि के रूप में बाद में खिज्जर खां को भारत में अपॉइंट करके वापस चला जाता है। तुगलक वंश के बाद फिर हम आते हैं आगे, नेक्स्ट द सैयद वंश। तैमूर लंग के जाने के बाद, उसके आक्रमण के बाद भारत में नया राजवंश स्थापित हुआ जिसे कहते हैं सैयद वंश, और इसका समय है 1414 से लेकर के और 1451 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश के हिस्से में कोई खास उपलब्धि नहीं है। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्जर खान। तो खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की, और इसके बाद मुबारक शाह, महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह जैसे सुल्तान बने। सैयद वंश के सुल्तानों ने अपने आप को सुल्तान मानने के बजाय तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन किया। सैयद वंश के बाद भारत पर अगला महत्वपूर्ण राजवंश है लोधी वंश। लोधी वंश का समय है 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है, और इसके बाद भारत में सल्तनत का शासन समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लोधी अफगानिस्तान के मुसलमानों को कहते हैं, और लोधी वंश का जो संस्थापक था दिस वाज द बहलोल लोधी। उसने तांबे का एक सिक्का चलाया था बहलोली नाम से, जिसको अकबर ने काफ़ी पसंद किया था। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी के बाद अगले सुल्तान आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का मूल नाम था निज़ाम खान।
और सिकंदर लोदी के समय में हिंदुओं के मंदिरों को बड़े स्तर पर तोड़ा गया, नष्ट किया गया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी यानी गुलाब जैसा चेहरा। तो सिकंदर लोदी को सबसे सुंदर सुल्तान भी माना जाता है, इसलिए उसी टाइटल से कविता लिखता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, आगरा शहर का निर्माण कराया 1504 में, और फिर आगरा शहर को 1506 में उसने राजधानी बनाया। तो दिल्ली के स्थान पर उसने दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर आगरा नामक नया शहर बसाया गया। तो ध्यान रखेंगे, आगरा नामक नया शहर सिकंदर लोदी ने बसाया और उसको सल्तनत की राजधानी बनाया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने जमीन को मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक का एक पैमाना भी जारी किया था। और सिकंदर लोदी ने कुछ किताबें लिखी थी जो हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करके लिखी गई। एक किताब थी जो संगीत पर लिखी गई, लज्जत ए सिकंदरी, जो म्यूजिक पर बहुत बड़ी किताब मानी जाती है, लज्जत ए सिकंदरी म्यूजिक पर। और दूसरी थी जो मेडिकल साइंस पर, आयुर्वेद पर लिखी गई, जिसमें खगोल शास्त्र का भी ग्रंथ था, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी के समय में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हुई। सिकंदर लोदी के बाद अंतिम जो सुल्तान थे लोदी वंश के, वो हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश दोनों के अंतिम सुल्तान हैं। 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी ने अफगानिस्तान की कुछ मूल परंपराओं को तोड़ दिया, इसलिए इब्राहिम लोदी का विरोध उसी के सरदारों ने किया है। और उन्हीं के कुछ सरदारों ने उस समय बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए इनवाइट किया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है। 1526 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और हत्या कर दी। तो सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु पानीपत के मैदान में, युद्ध के मैदान में हुई, और बाद में उसकी मृत्यु के बाद पानीपत में उसका मकबरा बनवाया गया था। और इसके बाद भारत पर फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में कुछ और क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे अमीर खुसरो पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अमीर खुसरो फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे। इनको भारत का तोता या भारत की आवाज़ कहा जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। दूसरा, अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी भाषा में काव्य लेखन को, पोइट्री को आरंभ किया था। उर्दू और हिंदी शब्दों का प्रयोग कविता लेखन में सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगला, अमीर खुसरो ने एक नया वाद्य यंत्र बनाया जिसका नाम है सितार। देन तबला और सारंगी, यानी तबला भारत का था, सारंगी ईरान की थी, इन दोनों को मिलाकर के नया वाद्य यंत्र बनाया गया था। अमीर खुसरो ने साहित्य में बहुत सारा योगदान दिया। बहुत सारी किताबें अमीर खुसरो के द्वारा उस समय लिखी गई थी। तो ये है सल्तनत के बारे में जानकारी। मुगल साम्राज्य का समय है 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, और इसके बाद कुछ उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, लेटर मुगल से कमज़ोर मुगल शासक भी आते हैं। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देंगे इसमें, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में वो सभी कवर होने चाहिए। प्रयास तो हमारा यही है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। सबसे पहले संस्थापक बाबर का अर्थ होता है शेर, जबकि इसका जो बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इसको बाबर की उपाधि दी गई। बाबर का जो समय है भारत में 1526 से लेकर 1530 तक, मात्र 4 साल तक शासन किया है बाबर ने। मुगल साम्राज्य का फाउंडर, संस्थापक बाबर है, और अपनी राजधानी इसने आगरा बना करके और वहाँ से शासन आरंभ किया है। बाबर मुख्यतः अफगानिस्तान के फरगना राज्य से आया था। तो फरगना राज्य की राजधानी थी अंदीजान। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा यहाँ शासन करते थे। बाद में बाबर का जो साम्राज्य वो छीन लिया था, और इसके बाद वह काबुल और लाहौर में चला गया।
और 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया अफगानिस्तान में, और फिर वहाँ का शासक बन जाता है। 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और उसके स्थान पर इसने पादशाह बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग किया। एक क्वेश्चन ये आता है, गन पाउडर, तो गोला बारूद और तोपखाना सबसे पहले भारत में प्रयोग किए गए हैं बाबर के द्वारा। और बाबर ने इसका प्रयोग 1519 में बाज और भीरा, यानी जो पाकिस्तान में भी पंजाब है, यहाँ पर 1519 में सबसे पहले बाबर ने इसका प्रयोग किया था। गोला बारूद और सेना दोनों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए एक पद्धति थी तुलगमा। तो जो तुलगमा पद्धति है ये बाबर ने सेंट्रल एशिया से सीखी थी, तुर्की और ईरान से, और उसके बाद इसका प्रयोग इसने भारत में किया था। भारत के राजाओं के लिए नया प्रयोग था और इसलिए भारत के राजा बाबर के सामने जीत नहीं पाए। बाबर ने भारत में सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अभी हमने पिछली बार देखा था 1526 में, और इस युद्ध को जीतने के बाद उसकी भारत में एंट्री हो जाती है। तो बाबर इस समय एंटर कर जाता है भारत में, और इतनी बड़ी जीत थी। इसके बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और अपने सभी सैनिकों को चांदी का एक सिक्का बांट दिया खुशी की वजह से। बाबर का अगला अभियान था मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले में है। 1527 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। बाबर ने ये युद्ध भी जीत लिया। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी मध्य प्रदेश में है, और यहाँ के हिंदू राजा मेदिनी राय को पराजित किया था, क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। और बाबर का अंतिम चौथा युद्ध था 1529 में घाघरा का युद्ध। बिहार बंगाल में जब अफगानिस्तान के मुसलमान महमूद लोदी के नेतृत्व में जब एकजुट हो गए थे, तो इनको सबको पराजित किया था घाघरा के युद्ध में। तो बाबर ने लगातार युद्ध लड़े। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा लगाया, धर्म युद्ध, और अपने सैनिकों पर तमगा कर हटा दिया और सैनिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का वादा इसने किया था। तो ध्यान रखना है, पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की और खानवा के युद्ध से पहले उसने जिहाद का नारा लगाया और अपने सैनिकों पर तमगा कर को हटा लिया था। बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई थी, और उसके जो सेनापति थे ईसा खान, उनके नेतृत्व में इसको बनाया गया था। पानीपत सोनीपत में भी बाबर ने कई मस्जिदें उस समय बनाई थी। रोहिलखंड क्षेत्र में मस्जिद बाबर के द्वारा बनाई गई थी। बाबर की मृत्यु आगरा के आराम शाह या आराम बाग में हुई थी, और उसके बाद उसको काबुल ले जाया गया, अफगानिस्तान की राजधानी, और काबुल में ही बाबर को दफना दिया गया, और काबुल में ही बाबर का मकबरा यानी भारत के बाहर इसका टॉम बनाया गया है। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी तुजुक ए बाबरी, और जिसको सामान्य भाषा में बाबरनामा भी कहा जाता है। अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और अंग्रेजी सरकार के समय में बाद में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। तो पहला सम्राट था जिसने अपनी जीवनी लिखी। इसके अलावा बाबर ने कुछ नई परंपराएं भारत में आरंभ की, जैसे सोने का उसने सिक्के जारी किए। तो जैसे शाहरुख और कंधारी नाम से 2 सिक्के भी बाबर के द्वारा आरंभ किए गए थे। कविता लेखन की जो शैली थी रुबैयान शैली, वो बाबर ने इस समय भारत में इंट्रोड्यूस की थी। बाबर के बाद भारत की राजनीति में और भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में नए चेंजेस आए। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं भारत का नया मुगल सम्राट बना, और हुमायूं का समय है 1530 से लेकर के और 1556 तक। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन ये वास्तव में उतना ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद
हुमायूं ने साम्राज्य को अपने बागी भाइयों के साथ कामरान, अस्करी और हिंदाल के साथ पूरे भारत के साम्राज्य को बांट दिया था और ये बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए उसके भाइयों ने लगातार हुमायूं को परेशान किया और हुमायूं अंततः अपने घर में पराजित हो जाता है। हुमायूं को एक बड़ा चैलेंज उस समय दिया था शेर खान ने, जो इतिहास में बाद में शेर शाह सूरी बनता है। तो शेर शाह सूरी उन्हीं अफगानिस्तान के मुसलमानों का वंशज है। इब्राहिम लोदी का शासन बाबर ने समाप्त किया था। तो शेर शाह सूरी का प्रॉमिस यही था कि दोबारा से भारत पर अफगानी साम्राज्य शुरू होना चाहिए। तो शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं के 2 युद्ध हुए। पहला चौसा का युद्ध, चौसा बिहार में है। तो चौसा का जो युद्ध है 1539 में हुआ और इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद उसने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। अगले साल फिर से युद्ध हुआ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध उत्तर प्रदेश में है 1540 में। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने उसको पूरी तरह पराजित कर दिया और युद्ध में हारने के बाद बाबर अब भारत से बाहर चला जाता है और शेर शाह सूरी उसका पीछा करता है। और राजस्थान के राजा जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उनसे सहायता मांगी लेकिन उसने सहायता नहीं की। और हुमायूं भारत के बाहर पंजाब में हिंदू शासक राणा बीर साल के राज्य में कुछ समय व्यतीत करता है। वहाँ अकबर का जन्म हो गया हुमायूं के बेटे का। और इसके बाद हुमायूं 15 साल तक लगभग ईरान के राज्य में शरणार्थी बनकर रहा। ईरान में 15 साल तक भारत का सम्राट शरणार्थी बनकर रहा। चौसा के युद्ध में जब हुमायूं पराजित हो गया था तो वो घोड़े से गंगा नदी में गिर गया था। बाद में उसकी जान एक भिश्ती ने बचाई थी जो उस समय नदी में नाव चला रहा था। और उसको फिर हुमायूं ने एक दिन का मुगल सम्राट बनाया और उसके नाम से चमड़े के सिक्के भी जारी किए थे। हुमायूं 15 साल के बाद फिर से वापस भारत में आता है ईरान की मदद से। और ईरान का सबसे बड़ा ग्रेट कमांडर था बैरम खान। तो बैरम खान की मदद से हुमायूं ने फिर से भारत में कमबैक किया और फिर से मुगल सम्राट बना। लेकिन कुछ ही महीने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में दीनपना नाम का एक बिल्डिंग बनाई थी इसने, उसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद एक ग्रंथ लिखा है उसकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा एक ग्रंथ लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया, उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया। और यह भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है, 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। और हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। हुमायूं को पराजित करने के बाद बीच में कुछ समय के लिए भारत में सूर साम्राज्य स्थापित हो गया। सूर साम्राज्य जो शेर शाह सूरी ने स्थापित किया। तो 1540 में शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य स्थापित किया और 1556 तक लगभग सूर साम्राज्य भारत में रहा। शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 तक शासन किया और शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी आगरा और दिल्ली के स्थान पर बनाई थी बिहार के सासाराम में। बिहार में सासाराम को शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी बनाई और कन्नौज से शेर शाह सूरी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। और शेर शाह सूरी धीरे धीरे बहुत बड़े पद को प्राप्त करता है और एक दिन भारत का सम्राट बन जाता है हुमायूं को पराजित करने के बाद। शेर शाह सूरी ने भारत में जीटी रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आज तक बना हुआ है, उसका विस्तार कर दिया गया है। शेर शाह सूरी ने पहली बार भारत में चांदी का रुपया जारी किया और इसका नाम उसने रुपया ही रखा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। चांदी का रुपया पहली बार इसने जारी किया और तांबे का दाम। और इसी चांदी के रुपया को बाद में भारत सरकार ने करेंसी नोट के रूप में स्वीकार किया है। शेर शाह सूरी ने किसानों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और शेर शाह सूरी के समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए इस समय लिए गए थे। अब्बास खां शेरवानी इसके राय दरबार में उस समय रहते थे और अकबर का जो वित्त मंत्री बना टोडरमल, वह कुछ समय तक शेर शाह सूरी के कोर्ट में दरबार में भी रहा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के दरबार में रहकर के ही
पद्मावत, अखरावट जैसे ग्रंथ उस समय लिखे थे। और शेरशाह सूरी ने कई बिल्डिंग्स भी बनाई, जैसे दिल्ली का जो पुराना किला है, रोहतासगढ़ का किला, कन्नौज को नष्ट करके शेरसूर नगर इसने बनाया, दिल्ली शेरशाही का निर्माण, ये सभी शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए। शेरशाह सूरी का मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ युद्ध हुआ था 1544 में, और इसको कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेलगिरी का युद्ध। तो देन ये एक स्थान है राजस्थान के पाली जिले में, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी को बड़ी मुश्किल से जीत प्राप्त हुई थी। और तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए भारत की विरासत को, बादशाहत को खो दिया होता। और 1545 में मध्य प्रदेश के कालिंजर नामक स्थान पर जब उसने अभियान किया तो कालिंजर के किले को तोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने तोप से गोला दागने का आदेश दिया, लेकिन वो तोप का गोला कालिंजर किले की दीवार से टकरा करके और शेरशाह सूरी के आसपास आके गिरा। तो कालिंजर मध्य प्रदेश में है और शेरशाह सूरी की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यानी 5 साल के भीतर शेरशाह सूरी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य उस समय किए, और इन्हीं कार्यों की वजह से शेरशाह सूरी को इतिहास में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। शेरशाह सूरी के बाद उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी आते हैं, और उनके समय में शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखर जाता है। मोहम्मद आदिल शाह सूरी, जिसका प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य था, जिसको बाद में अकबर ने पराजित किया, और इसी के साथ सूर साम्राज्य भारत से समाप्त हो जाता है। फिर से मुगलों का कमबैक होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य के बाद मुगल सम्राट अकबर। अकबर का जो समय है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का अर्थ होता है ग्रेट, महान। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 14 साल की उम्र में हुआ था, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। इतनी कम उम्र में अकबर को सम्राट घोषित कर दिया गया। और अकबर के शुरुआत में सेनापति थे बैरम खान, जो ईरान से आए थे। बाद में बैरम खान के साथ मनमुटाव होता है अकबर का, और बैरम खान को साम्राज्य से जाने का आदेश दिया अकबर ने। और फिर 1562 में बैरम खान की हत्या कर दी जाती है गुजरात के आसपास एक अफगानी मुसलमान के द्वारा। अकबर जैसे ही सम्राट बना कम उम्र में, तो सबसे पहले अकबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध फेस करना पड़ा। तो पानीपत द्वितीय, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। तो इस युद्ध में एक तरफ अकबर है, अकबर का सेनापति बैरम खान है, दूसरी तरफ मोहम्मद आदिल शाह सूरी, जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी है, और उसका प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य। तो माना जाता है कि हेमू ऐसा लास्ट हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 14वां राजा था। इस युद्ध में अकबर बैरम खान की मदद से जीत जाता है, और इसके बाद अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय साम्राज्य के बारे में लिए। जैसे 1562 में अकबर ने सबसे पहले भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, किसी भी मनुष्य को दास नहीं बनाया जाएगा। 1563 में अकबर ने नियम निकाला कि हिंदुओं के ऊपर जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, हिंदू लोग अपने तीर्थों पर जाते थे, उसको समाप्त कर दिया। और 1564 में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना, जजिया कर सबसे पहले सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, हम पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। और जजिया कर को अकबर ने 1564 में हटा दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने हिंदुओं के साथ विवाह की रणनीति अपनाई। आमेर राज्य, जिसको वर्तमान में जयपुर कहा जाता है, तो आमेर राज्य की राजकुमारी जो हरखाबाई थी, जिनको जोधाबाई की उपाधि दी गई थी, 1562 में अकबर ने उनके साथ विवाह किया। तो यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। और जोधाबाई को उन्होंने अपने साम्राज्य में पूरी आज़ादी उस समय प्रदान की थी। अकबर ने राजपूतों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। 1570 में नागौर का दरबार लगाया, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप, वो कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आमेर के जो शासक हैं भगवान दास, उसके बाद उनका बेटा हुआ मानसिंह, तो इन्होंने अकबर के कमांडर या सेनापति के रूप में कार्य किया है। तो मानसिंह जो आमेर के थे वो अकबर के सबसे बड़े कमांडर आगे जाके बनते हैं। और मेवाड़ के साथ अकबर का इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है, और इस युद्ध में अंततः बाबर ने
अकबर ने जीत हासिल की और महाराणा प्रताप इस युद्ध में जीत नहीं पाए। कई प्रकार के प्रयास अकबर ने इस युद्ध के दौरान किए थे। तो राजस्थान के इतिहास में हमने बहुत डिटेल में हल्दी घाटी के युद्ध को बताया था, देना आप वहाँ से देखेंगे इसको। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए रणनीति अपनाई और आमेर के राजा मानसिंह को अपना कमांडर बना करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा और भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीता गया। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्नों को सपोर्ट किया। अकबर के दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे जिनको नवरत्न कहा जाता है। इनमें थे फैजी, अबुल फजल। तो अबुल फजल जिसने अकबर के दरबार में रहते हुए किताब लिखी थी अकबरनामा। तो अकबरनामा पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो अकबरनामा ग्रंथ है ये 3 भागों में लिखा है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरे भाग का अलग से नाम दिया गया है आईन ए अकबरी। तो ध्यान रखना है, आईन ए अकबरी अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, यह अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। इसके अलावा मानसिंह, भगवान दास टोडरमल। तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे जिन्होंने राजस्व क्षेत्र में आईने दहसाला पद्धति लागू की थी। तो टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते और बाद में वित्त मंत्री बने अकबर के। तो आईने दहसाला पद्धति शुरू की थी जिसके माध्यम से सम्राट अपने किसानों से कर लेता था पिछले 10 वर्ष के अनुमान और इसकी कैलकुलेशन के आधार पर। टोडरमल के अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना जो बहुत बड़े फारसी के विद्वान थे, तानसेन, महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे और अकबर ने तानसेन को उपाधि दी थी मियाँ की। तो अकबर ने इस समय ध्रुपद गायकी पर कार्य किया और तानसेन को सबसे बड़ा जो पद है वो अकबर के दरबार में इस समय मिला हुआ था। तो ये कुछ नवरत्न थे जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में मनसबदारी प्रथा को लागू किया। मनसबदारी प्रथा का अर्थ होता है प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारियों के पदों का वर्गीकरण करना। तो सेना और सिविल प्रशासन के अधिकारियों के लिए एक ही प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई थी। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने मध्य एशिया यानी अरबी क्षेत्र से ली थी और भारत में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी और बाद में अकबर ने इसमें जात और सवार नाम का एक विभाजन किया था और इसके अनुसार जात पद से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता सवार पद। जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने फिर मनसबदारी व्यवस्था में कई प्रकार के बदलाव किए थे। सबसे जो छोटा पद होता था मनसब वो 10 का होता था और राज परिवार के व्यक्तियों के अलावा सबसे बड़ा पद था इसमें 10,000 का। लेकिन एकमात्र हिंदू थे मानसिंह जो मुगल साम्राज्य में सेनापति थे, उनको 7,000 का मनसब दिया गया था। किसी भी हिंदू को इससे बड़ा पद इस समय नहीं दिया गया था। अकबर के समय में राजधानी बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी ये आगरा ज़िले की एक तहसील है फतेहपुर सीकरी और भरतपुर ज़िले के बहुत पास में और मेरे गांव के बहुत निकट है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही मेरा गांव। तो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी बनी 1570 में और 1585 तक ये राजधानी रही। इसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई प्रकार की इमारतें बनवाई, जैसे जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल यहीं पर उसने बनवाया और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का बहुत प्रसिद्ध है। तो जब अकबर ने दक्षिण भारत में विजय की थी, यानी अहमदनगर राज्य को जब जीत लिया था, उसके किले को, असीरगढ़ को 1601 ईस्वी में उसी समय फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाने का आदेश दिया गया था। आगरा का किला अकबर ने बनाया और लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। अकबर के समय में साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो अकबर के समय में फारसी साहित्य, अरबी साहित्य, हिंदी, संस्कृत, बंगाली सभी प्रकार के साहित्य को बढ़ावा दिया गया था। हिंदुओं के साहित्य को अकबर समझना चाहता था, इसलिए उसने महाभारत और रामायण में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। तो महाभारत जो संस्कृत में था उसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया और महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद को नाम दिया अकबर के समय में रज्मनामा, युद्धों की किताब। और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। बदायूं के नेतृत्व में एक टीम बनी थी अनुवादकों की और उसका नाम रखा गया था नरगिस्तान।
तो नरगिस्तान रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद था। अकबर के दरबार से ही तुलसीदास और सूरदास जुड़े थे, लेकिन कुछ समय के लिए बाद में अकबर का बेटा जहांगीर मुगल सम्राट बना, तो जहांगीर के दरबार में तुलसीदास और सूरदास का लिंक था, और तुलसीदास ने उसी समय रामचरितमानस लिखा, सूरदास ने कई ग्रंथ उस समय लिखे थे। अकबर ने फारसी भाषा का शब्दकोश भी लिखवाया, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो अकबर के समय में लिखी गई थी। अकबर ने इतिहास में एक नई व्यवस्था आरंभ की जिसे कहते हैं धर्म संसद। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, पूजा स्थल 1575 फतेहपुर सीकरी में। और फिर इस इबादत खाना में उसने पहले शुरुआत के 3 साल तक मुसलमान धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की, फिर हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाया, जैन धर्मगुरुओं को बुलाया और पारसी धर्म के गुरुओं को मिलाया, और इनसे मीटिंग करने के बाद 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया। महजरनामा एक ऐसा ऑर्डर था जिसके द्वारा अकबर धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च इमाम बन गया, और बाद में फिर अकबर ने इसके निष्कर्ष के रूप में 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582 में आरंभ किया गया, जो अकबर की सुलह कुल नीति का ही एक परिणाम माना जाता है। ठीक है, बाद में जहांगीर के समय में दीन इलाही धर्म को बंद कर दिया गया था। दीन इलाही धर्म में कोई भगवान देवता की पूजा नहीं की जाती थी, एक नैतिक नियम था ये, और एकमात्र हिंदू था बीरबल जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। कुल 18 या 22 लोग थे, विद्वान थे, जिन्होंने दीन इलाही धर्म में दीक्षा ली थी। तो ये अकबर के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर भारत का नया मुगल सम्राट बनता है। जहांगीर का समय है 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पूरा नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। अकबर ने जैसी मन्नत मांगी थी इसलिए इसको सलीम कहा गया। जहांगीर ने कई विवाह किए, उनमें 2 राजपूत छत्रानियों के साथ विवाह किया। तो जोधपुर की जो राजपूत छत्रानी थी, जिनको बाद में जोधाबाई का टाइटल दिया गया, तो जोधाबाई को लेकर के थोड़ा सा डिबेट है कि जोधाबाई एक टाइटल है। तो जोधपुर राज्य के साथ विवाह किया था जोधाबाई के साथ जहांगीर ने, जिससे आगे जाकर के जन्म हुआ था खुर्रम का। खुर्रम जो आगे जाकर के इतिहास में शाहजहां बनता है। और आमेर राजघराने की जो राजकुमारी थी मानबाई के साथ विवाह किया था, और इससे आगे जाकर के खुसरो का जन्म हुआ था। इसके अलावा जहांगीर के साथ लाहौर की एक महिला अनारकली का विवाद भी जुड़ा हुआ है कि अनारकली से भी उसने विवाह किया था। और नूरजहां जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, इसके साथ जहांगीर ने विवाह किया लगभग 1611 से 12 ईस्वी में। और नूरजहां ने अपना गुट बनाया, और गुट बना करके मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाया। नूरजहां ने मुगल साम्राज्य में इत्र बनाने की विधि की खोज की, सेंट जो है सुगंधित पदार्थ और ज्वेलरी के बहुत सारी चीज़ों को बनाया। नूरजहां ने भारत का पहला मकबरा जो पित्रादुरा शैली में बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्रादुरा इटली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि कठोर पत्थरों को काटकर उसमें हीरा मोती की जड़ाई करना। तो अपने पिता एतमाद-दौला या गयास बेग की मृत्यु के बाद आगरा में ये मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, पित्रादुरा शैली का। तो भारत का पहला मकबरा है, इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर का जो समय है चित्रकला का गोल्डन पीरियड माना जाता है। चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास जहांगीर के समय में हुआ। अकबर के समय में चित्रकला की शुरुआत मात्र हुई थी। अकबर ने एक चित्रकला विभाग बनाया और हमजा नाम की पहली किताब को चित्रित कराया। अकबर के दरबार में दसवंत और बशावन और अब्दुस समद, मीर सैयद अली जैसे चित्रकार रहते थे। और जहांगीर के समय में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि यूरोप से आने वाले विलियम हॉकिंस, थॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करते हैं। तो अंग्रेज़ों के समय में चित्रकला कैसे बनती थी उसका प्रभाव जहांगीर के समय में नजर आता है। 2 महान चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे, उस्ताद मंसूर जो पशु पक्षी जानवरों के चित्र बनाने में सिद्धस्त था,
और दूसरा था अबुल हसन। अबुल हसन जो व्यक्तियों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, व्यक्ति का चित्र बना सकता था। कई और भी महान चित्रकार इसके दरबार में रहते थे। साहित्य के क्षेत्र में जहांगीर इस समय में कुछ विकास हुआ। जहांगीर दूसरा मुगल सम्राट था जिसने अपनी जीवनी लिखी तुजुक ए जहांगीरी नाम से। ध्यान रखेंगे, बाबर पहला था और जहांगीर दूसरा सम्राट है जिसने अपनी जीवनी लिखी तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। बाद में मोहम्मद हादी और मोतमिद खान ने इसको कंप्लीट किया था। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जहांगीर के समय में कई और इम्पोर्टेंट कार्य हुए, जैसे मेवाड़ के साथ साथ महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी अकबर के सामने, लेकिन महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई तो उनका बेटा राणा अमर सिंह मेवाड़ का राजा बना और उसने जहांगीर के समय में 1617 में मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि की और इसके माध्यम से मुगल और मेवाड़ का जो टेंशन था उसको अब समाप्त कर दिया गया था। जहांगीर ने कुछ गलत कार्य भी किए, जैसे जहांगीर ने अकबर के दरबार में रहने वाले एक नवरत्न अबुल फजल की हत्या करवाई थी बीर सिंह बुंदेला के माध्यम से। और जहांगीर ने सिख धर्म के 9वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो जहांगीर ने इतिहास में कुछ गलत कार्य भी किए जिनकी वजह से जहांगीर को एक कमजोर मुगल सम्राट माना जाता है। जहांगीर का मकबरा बाद में लाहौर में बनवाया गया और ये झील के भीतर एक मकबरा है जो बाद में नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के बाद अगला मुगल सम्राट आता है शाहजहां। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां भारत का नया मुगल सम्राट बना। 1627 से लेकर के और 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने शासन किया। शाहजहां जिसका बचपन का मूल नाम था खुर्रम और इसको शाहजहां की उपाधि दी दक्षिण भारत को जीतने के बाद उनके पिता जहांगीर ने, जब उसने दक्षिण भारत की विजय की थी 1633 ईस्वी के आसपास। शाहजहां के समय में ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो शाहजहां के जो पुत्र हैं, सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह है। दारा शिकोह को लघु अकबर, छोटा अकबर भी कहा जाता है और अकबर ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसको सिर ए अकबर कहा जाता है। सिर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने किया था और यह कादरी संप्रदाय को मानता था। तो दारा शिकोह शहजादा मुराद और औरंगजेब एवं दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह, इन सब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी रहा और औरंगजेब ने 1659 में 1659 में दारा शिकोह की हत्या कर दी। अजमेर के पास देवराय घाटी में हत्या करने के बाद मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। और शाहजहां को बंदी बना करके ताजमहल के पास एक बिल्डिंग थी मुसम्मन बुर्ज, उसमें उसको रख दिया था। तो शाहजहां का जो लास्ट वाला समय है वो सही नहीं निकला। शाहजहां का इतिहास में कुछ कारणों से नाम है। सबसे पहले शाहजहां ने दिल्ली शहर का निर्माण कराया। तो जो नई दिल्ली वाला जो पार्ट है ये पूरा शाहजहां ने बनवाया 1648 में और दिल्ली को उसने नाम दिया था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद दिल्ली को नाम दिया और बाद में 1652 ईस्वी में इस दिल्ली में उसने लाल किला बनवाया, रेड फोर्ट। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई। दिल्ली के लाल किले के भीतर 2 प्रकार के राज्य के सम्राट के स्थान थे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम में मुगल सम्राट जहां आम जनता के साथ मिलकर उनकी फरियाद सुनता था, शिकायत में निर्णय लेता था, और दीवाने खास में सम्राट का मयूर सिंहासन, यानी एक ऐसा मोर की आकृति का सिंहासन था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, इस पर बैठ करके ये मंत्री अधिकारियों से बातचीत करता था। और बाद में जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ तो वो मयूर सिंहासन को अपने साथ यहाँ से उठा करके ईरान ले गया था। ठीक है, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो मोती मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई थी। तो दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, पूरी नई दिल्ली शाहजहानाबाद नाम से, दीवाने आम दीवाने खास और ही बिल्डिंग में थे। मयूर सिंहासन वाला क्वेश्चन आ जाता है। शाहजहां के समय चित्रकला में बहुत कम काम हुआ और शाहजहां के समय में ज़्यादातर इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था पादशाह नामा।
तो पादशाह नामा या बादशाह नामक ग्रंथ शाहजहां के समय में लिखा गया था और 3 विद्वानों ने इसको मिलकर के लिखा था, जो शाहजहां के समय का सरकारी इतिहास माना जाता है। शाहजहां के बाद अगला मुगल सम्राट आता है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के और 1707 तक शासन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब ने पूरी तरह से इस्लाम के अनुसार शासन किया भारत पर और अपने आप को जीता जागता जिंदा पीर या संत घोषित किया था। औरंगजेब ने ईरान के राजा की राजकुमारी रबिया उद दौरानी के साथ विवाह किया था और बाद में जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया। ध्यान रखेंगे, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की याद में बनाया गया मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसको औरंगाबाद ज़िले में दफनाया गया है, बीबी के मकबरा के पास में। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ युद्ध किया, यानी जो नीति राजपूतों के प्रति अकबर ने लागू की थी उसको इसने पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले राजपूतों पर 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य में हड़पने के लिए युद्ध शुरू किया। 30 साल तक मारवाड़ के साथ लगातार युद्ध चलता रहा। आमेर के राजाओं का महत्व इस समय घट जाता है और छत्रपति शिवाजी के साथ औरंगजेब का कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन औरंगजेब जीत नहीं पाए। तो शिवाजी महाराज एक बार औरंगजेब से मिलने के लिए राजधानी आगरा आते हैं। वहाँ औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा करके वहाँ से निकले थे। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। तो ये बात ध्यान रखनी है। 5वें गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, अर्जुन देव की हत्या, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के आदेश पर की गई थी। औरंगजेब के समय में चित्रकला का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके समय में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, लेकिन ये लिटरेचर के अगेंस्ट था, खिलाफ था और संगीत को इसने पूरी तरह से बैन उस समय कर दिया था। तो औरंगजेब के समय में ज़्यादातर निर्णय इस प्रकार के लिए गए थे जो राज्य के खिलाफ जाते हैं। औरंगजेब ने ही दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर राज्य, गोलकुंडा यानी आंध्र प्रदेश और बीजापुर राज्य दोनों को जीत लिया था और मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक इसने पहुंचा दिया था। ये औरंगजेब के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे आते हैं। औरंगजेब के बाद कुछ अन्य मुगल सम्राट भी हैं जिनको हम उत्तरकालीन मुगल्स कहते हैं। तो कुछ अन्य मुगल सम्राट हैं जिनके बारे में बहुत शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ। औरंगजेब के बाद अगला जो मुगल सम्राट बना वो था शहजादा मुअज्जम। तो शहजादा मुअज्जम ने 1707 ईस्वी में बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट की उपाधि धारण की थी। इसके बाद एक साल के लिए 1712 से 1713 ईस्वी में जहांगीर शाह भारत का मुगल सम्राट बना था और जहांगीर शाह के बाद फिर फर्रुखसियर 1713 से लेकर के 1719 की अवधि में फर्रुखसियर भारत के सम्राट बने थे और फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार और सुविधाएं प्रदान की थी। फर्रुखसियर के बाद कई और शासक आते हैं, उनमें से एक है 1719-48 में मोहम्मद शाह रंगीला। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है, इसके समय में संगीत का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था और इसके समय में ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में और यहाँ से दिल्ली के लाल किले में जो रखा हुआ था मयूर सिंहासन उसको उठा करके ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आते हैं, फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं, फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं। शाह आलम द्वितीय के समय में यानी शाह आलम द्वितीय के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में और फिर बक्सर का युद्ध। तो शाह आलम द्वितीय को फिर बाद में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, मराठों ने फिर इसको छुड़ाया था। इसके बाद अकबर द्वितीय सम्राट आते हैं 1806 से 1836 में और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इनकी पेंशन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद कर दिया था। और अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, 1836 से लेकर के 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट नेतृत्व कर रहे थे। उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करवा लिया लॉर्ड कैनिंग ने,
कैनिंग उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। और फिर बहादुर शाह जफर के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और उनको सजा दी गई, भारत के बाहर उनको फिर भेज दिया गया था रंगून में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। राइट, इसके बाद फिर हम आते हैं अब मराठा साम्राज्य, द मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य के लिए मैप से हम कुछ हेल्प लेंगे। शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी भोंसले थे और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। 1630 ईस्वी में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ पूना के सिवनेर पहाड़ी पर। और मराठा साम्राज्य मेनली माना जाता है 1650 से लेकर के और 1818 ईस्वी तक। मराठा साम्राज्य को दो तरीके से पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में सम्राट है, उसकी उपाधि है छत्रपति। तो शिवाजी महाराज पहले छत्रपति बने और शिवाजी महाराज का जो समय है 1630 उनका जन्म हुआ, लेकिन मुख्यतः वो जब सत्ता में आते हैं तो वो 1650 का समय है, तो हम जन्म से लिख देते हैं। 1630 से लेकर के 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ महाराष्ट्र का जिला है। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र का जिला, इसको राजधानी बनाया। जिंजी तमिलनाडु में था, इसको राजधानी बनाया। तो कई राजधानियां मराठों की रही हैं। तो छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण उस समय कार्य किए। मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, सूरत के बंदरगाह को लूटा। उसमें भारत का मुगल सम्राट औरंगजेब था और औरंगजेब के दक्षिण अभियान को शिवाजी महाराज ने रोक दिया। शिवाजी महाराज को बाउंड करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को जिम्मेदारी दी और मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर महाराष्ट्र में। और इस संधि के द्वारा शिवाजी महाराज ने मुगलों के जीते हुए किले वापस कर दिए और मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज राजधानी आगरा में जाते हैं। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया रायगढ़ राजधानी में, ठीक है। और 1680 में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी महाराज का जो मंत्रिमंडल था उसको कहते हैं हम अष्टप्रधान, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री थे और इनमें 1 नंबर पर आता था पेशवा। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, जो छत्रपति के बाद दूसरे स्थान पर था। और पहले पेश आते मोरोपंत पिंगले। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए 2 कर उस समय आरंभ किए, चौथ कर और सरदेशमुखी कर। तो चौथ और सरदेशमुखी कर। चौथ कर शिवाजी अपने राज्य के बाहर यानी महाराष्ट्र के बाहर जितने भी राज्यों को शिवाजी महाराज जीतते थे तो उन राज्यों को पराजित करने के बाद चौथ कर यानी चौथाई, उनकी इनकम का 1/4 हिस्सा ले लेते थे और 1 साल तक उस पर आक्रमण नहीं करते थे। और सरदेशमुखी, महाराष्ट्र के जमींदारों को देशमुख कहा जाता था। शिवाजी महाराज सभी देशमुखों के मुखिया होने के आधार पर उनसे उनकी इनकम का 10% लेते थे। तो ये शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी। शिवाजी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को पूरी शिक्षा प्रदान की और शिवाजी महाराज की समकालीन थे दूसरे महाराष्ट्र के संत तुकाराम। तो ध्यान रखना है, संत तुकाराम भी शिवाजी महाराज के समकालीन थे, लेकिन समर्थ रामदास उनके परिवार के गुरु हैं। समर्थ रामदास की सलाह के अनुसार ही शिवाजी महाराज ने उस समय कार्य किया था। शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है तब अगला जो छत्रपति है ये बनता है शिवाजी का बेटा संभाजी। तो संभाजी छत्रपति जब बने 1680 से लेकर के 1689 में, और इनके समय में मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर आक्रमण करवाया। अपने सेनापति मुकर्रब खान के द्वारा संभाजी की हत्या कर दी जाती है और इनके बेटे साहू को और उनकी पत्नी को बंदी बना करके औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो साहू जी महाराज लगभग 17-18 साल तक मुगलों की कैद में रहे और बाद में छूट कर आए, फिर छत्रपति बनते हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद अगले जो छत्रपति बने वो राजा राम, शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र हैं राजा राम। इन्होंने 1689 से लेकर के 1700 तक शासन किया और इन्होंने सतारा को राजधानी बनाया और कुछ दिन जिंजी में भी रहे। तो राजा राम ने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ किया। राजा राम के बाद उनकी जो पत्नी है ताराबाई, उन्होंने कुछ समय तक शासन किया राजनीति में। 1700 से लेकर के 1707 तक ताराबाई का शासन है। तो जब ताराबाई महाराष्ट्र पर शासन कर रही थी तो उसी समय
साहूजी महाराज को जेल से छोड़ दिया जाता है। औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा मुअज्जम, जब बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट बना, तो साहूजी महाराज जब वापस महाराष्ट्र आते हैं तो ताराबाई के साथ उनका युद्ध होता है, क्योंकि ताराबाई ने राजगद्दी को छोड़ने से मना कर दिया था। फिर इसका फैसला हुआ कि ताराबाई दक्षिणी महाराष्ट्र से शासन करेंगे, उनकी राजधानी थी कोल्हापुर, और उत्तरी महाराष्ट्र से फिर साहूजी महाराज ने शासन आरंभ किया। बाद में जब साहूजी महाराज 1707 में अगले छत्रपति बने, तब उन्होंने 1748 ईस्वी में छत्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार पेशवा को प्रदान कर दिए, और इसी के माध्यम से अब पेशवा सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, लेकिन जब छत्रपति शक्तिशाली था तो उस समय पेशवा प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में काम करता था। लेकिन जब छत्रपति कमजोर हुए तो पेशवा की ताकत इस समय बढ़ जाती है। 1713 से 1720 की अवधि में बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने, बालाजी विश्वनाथ, तब इनके समय में पेशवा की शक्ति तेजी से बढ़ती है, और इन्होंने दिल्ली में मुगल सम्राट जब फर्रुखसियर थे तो देन उसके जो सलाहकार थे सैयद बंधु, उनके साथ दिल्ली का समझौता किया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले जो पेशवा बने हुए हैं बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम, इन पर मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य का उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में लगातार विस्तार किया था, और बंगाल क्षेत्र पर उन्होंने कई बार आक्रमण किया था, और दिल्ली तक पहली बार मराठे पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले जो पेशवा बनते हैं वो हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध में ईरान और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया, और मराठों का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के कमजोर पुत्र विश्वास राव ने किया, जो गलत बात थी, जबकि वास्तविक सेनापति सदाशिव थे, लेकिन उनको शक्ति नहीं दी गई थी। तो मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हो गए थे। इसके बाद कई और पेशवा आते हैं, और फाइनली पेशवाओं को पराजित किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पेशवाओं के समय में 3 युद्ध हुए, जिनको अंग्रेज मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। पहला युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़त मिली, पहुंच प्राप्त हुई। दूसरा मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ 1803 से लेकर के 1806 की अवधि में। ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मराठा सेनापतियों को पराजित करती है। और तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1816 से 1818 की अवधि में, और इसमें मराठा सेनापतियों को पराजित कर देती है अंग्रेजी कंपनी, और उनको बंदी बना लेती है, और पूरे मराठा साम्राज्य को छीन लेती है। और छीनने के बाद इसका नया नाम किया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रांत। इस तरीके से मराठा साम्राज्य का एंड इतिहास में हो जाता है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। शॉर्ट में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या जफर खान ने की है। 1527 तक तो ये बहमनी साम्राज्य एक साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाकर के कई छोटे छोटे राज्य इसमें से बन जाते हैं। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य और कुछ भक्ति सूफी संतों की बात करेंगे, और इंडिया के मैप के माध्यम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोकेट करेंगे। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, जो वर्तमान कर्नाटक का एक जिला है, और दूसरी राजधानी थी बीदर, यह भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहमनी जो साम्राज्य है, मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली के सुल्तान थे तो उस समय इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और गुलबर्गा में राजधानी को बनाया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ उनकी सरदारों ने विद्रोह किया था। बहमनी साम्राज्य 1527 में 5 छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। एक राज्य बनता है जिसका नाम था बीदर, और बीदर में वहां पर बरीद शाही राज्य की स्थापना हुई। बरीद शाही वंश बीदर में स्टार्ट होता है। दूसरा बनता है बरार राज्य। बरार राज्य में इमाद शाही वंश की स्थापना हुई। तीसरा राज्य बनता है अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम शाही राज्य की स्थापना हुई।
और अहमदनगर राज्य की राजकुमारी थी चांद बीबी, जिनका विवाह बाद में बीजापुर के राजा के साथ हुआ था। और इसी अहमदनगर पर अकबर ने अपने बेटे मुराद दानियाल को आक्रमण करने के लिए भेजा था और चांद बीबी इसमें पराजित हो गई थी। चौथा राज्य था बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई और बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, जिसको गोल गुम्बद कहा जाता है, जो इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा माना जाता है, गोल गुम्बद, बीजापुर कर्नाटक में, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का मैरिज हुआ था। बीजापुर के बाद अगला जो राज्य बना हुआ है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा वर्तमान में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। गोलकोंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई और गोलकोंडा में ही वहाँ पर अबुल हसन कुतुब शाह ने आगे जाकर के हैदराबाद शहर बसाया, उसमें 4 मीनार की स्थापना की और गोलकोंडा राज्य हीरे मोती के लिए दुनिया में बड़ा ही फेमस था। ठीक है, तो बहमनी राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इसके बाद हम आते हैं विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है 1336 से लेकर के और 1650 तक। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहला आता है संगम वंश। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश। संगम वंश का समय 1336 से लेकर के 1485। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था भावना संगम और अपने पिता के नाम से इन्होंने संगम वंश स्थापित किया। विजयनगर की राजधानी एक तो विजयनगर थी, जो वर्तमान में कर्नाटक का हम्पी नामक स्थान है, और दूसरी राजधानी विजयनगर की बनी आगे जाकर के पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, और लास्ट में बनी बेल्लोर कर्नाटक में। तो विजयनगर साम्राज्य की कई राजधानियां बनी हैं। विजयनगर का जो पड़ोसी था, ऊपर इसके ये बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर एक हिंदू राज्य था। तो बहमनी सिया मुस्लिम राज्य था, बाद में कुछ सुन्नी मुसलमानों ने भी शासन किया। इन दोनों के बीच में टेंशन था रायचूर दोआब को लेकर के। तो रायचूर दोआब जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इसको लेकर के इन दोनों के बीच में बार बार युद्ध हुए। इसी संगम वंश में कई महान राजा हुए। देवराय फर्स्ट हुए, इनके समय में या फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आता है। फिर देवराय द्वितीय हुए, जिनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। इनके समय में निकोली कॉन्टी इटली से भारत आता है। तो कई महान राजा जिन्होंने उस समय कई निर्णय उस समय लिए थे। संगम वंश के बाद अगला वंश आता है सालुब वंश। तो सालुब वंश की स्थापना नरसिंह सालुब ने की, नरसिंह सालुब, और इसका समय है 1485 से लेकर के 1505 तक। सालुब वंश बड़ा ही कमज़ोर था। और इसके बाद अगला वंश आता है तुलुब वंश, तुलुब डायनेस्टी। तुलुब वंश की स्थापना तुलुब नरसा नायक ने की 1505 में, और 1505 से लेकर के 1570 तक का समय है तुलुब वंश का। तुलुब वंश के सबसे महान शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तेलुगु भाषा जो आंध्र और तेलंगाना की राजकीय भाषा है, और तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इनको हम कहते हैं इतिहास में अष्टदिग्गज। ध्यान रखेंगे, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है और यहाँ पर तेलुगु भाषा के विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में एक किताब लिखी थी अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा इन्होंने किताब लिखी थी कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के समय में ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तुलुब वंश के शासक जब कृष्णदेवराय का जो समय था 1509 से 1529 था। इसके बाद कई और राजा आए, सदाशिव राय, अच्युत राय, और बाद में विजयनगर साम्राज्य के साथ बहमनी राज्य के ये जो 5 राज्य थे, इन्होंने मिलकर के षड्यंत्र किया और एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोट का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, कई नाम है इसके। 1565 में इस युद्ध में बरार के अलावा बाकी चारों मुस्लिम राज्यों ने अपना एकजुट बनाए और एकजुट होकर के हिंदू राज्य विजयनगर पर अटैक किया और विजयनगर राज्य इसमें समाप्त हो गया। इसके बाद विजयनगर में नया राज्य वंश बनता है, चौथा अराबिडू वंश। तो अराबिडू वंश की स्थापना तिरुमाल ने की और अराबिडू वंश कमजोर राजवंश था और इसी के समय में दक्षिण भारत के अधिकांश छोटे छोटे राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। विजयनगर राज्य की कुछ स्पेशलिटी थी। विजयनगर राज्य में एक थी नायंकार व्यवस्था। सेना के अधिकारियों को अमर नायक कहा जाता था
और उन अधिकारियों को सैलरी के बदले में जमीन दान में दी जाती थी। इसको कहते हैं नायंगार व्यवस्था। इससे आगे जाकर के सामंतशाही सिस्टम आप डेवलप हुआ जो राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनी। दूसरा था आयंगार सिस्टम। आयंगर व्यवस्था या आयंगार सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें काम करती थी उनके ऊपर केंद्र सरकार ने 12 अधिकारियों को नियुक्त किया था। उनको आयंगर कहते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते थे। जमीन को खरीदना है, बेचना है, कौन सा उद्योग लगाना है। तो ये विजयनगर राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी। और विजयनगर राज्य में जिस चित्रकला का विकास हुआ उस चित्रकला को कहते हैं लिपाक्षी चित्रकला। लिपाक्षी पेंटिंग्स का विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। इसके बाद कुछ जानकारी हमें संतों के बारे में पढ़नी चाहिए। 2 प्रकार के संत हैं। हिंदुओं में इन संतों को कहा जाता है भक्ति संत और इस्लाम में इनको कहा जाता है सूफी संत। सूफी शब्द है वो सफ़ा से बना है। इसका अर्थ होता है मोटा ऊन का कपड़ा पहनने वाले संत, सफ़ा या पवित्र विचारधारा वाले संत। भक्ति संतों में सबसे पहले तमिलनाडु से आते हैं आलवार और नयनार संत। तो आलवार जो संत थे भगवान विष्णु के उपासक थे और नयनार जो संत थे ये भगवान शिव के उपासक थे। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत तमिलनाडु से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भक्ति संतों में आते हैं शंकराचार्य या आचार्य शंकर। आचार्य शंकर का जन्म केरल में हुआ है, कलादी नामक गांव में। 780 ईस्वी में जन्म माना जाता है और 811 में लगभग 31 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एकत्रित यूनाइट करने के लिए 4 धाम बनाए। उत्तराखंड में उन्होंने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, गुजरात में द्वारका धाम, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम और तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम की स्थापना उन्होंने की। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। शंकराचार्य के बाद अगले जो संत आते हैं वो हैं रामानुज। रामानुज भगवान विष्णु के उपासक थे और शंकर की बातों का इन्होंने खंडन किया, उनकी आलोचना की। इसके बाद अगले संत आते हैं रामानंद। रामानंद के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला भक्ति संत है जो दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाए, क्योंकि भक्ति अभी नीचे है। भक्ति मतलब भगवान को याद करना, समर्पण भगवान के प्रति। तो रामानंद दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाए और पहली बार भक्ति परंपरा में हिंदी शब्दों का प्रयोग आरंभ किया, क्योंकि दक्षिण भारत में तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामानंद के ही 12 शिष्य थे, जिनमें कबीरदास, संत रैदास, धन्ना, पीपा ये सब प्रसिद्ध हैं। तो कबीरदास रामानंद जी के ही शिष्य थे। कबीरदास बनारस में रहते थे और कबीरदास गृहस्थी हैं, विवाह किया था, लेकिन भगवान को निर्गुण रूप में मानते हैं, साकार रूप में नहीं मानते हैं। कबीरदास के ग्रंथों को बाद में माधोदास ने लिखा है किताब में। तो कबीरदास के उपदेश पाए जाते हैं बीजक नामक ग्रंथ में, ठीक है। और कबीरदास की उपाधि उत्तर प्रदेश में मगहर नामक स्थान पर बनाई गई है। कबीरदास के अलावा रैदास थे, संत रैदास जो मीरा जी के गुरु थे। मीराबाई महिला संत थीं और इनका जन्म मेड़ता नागौर जिले में हुआ था, कुड़की नामक गांव में। और इनको राजस्थान की रबिया भी कहा जाता है। बचपन का नाम इनका पेमल था। तो मीराबाई बहुत बड़ी भक्ति संत थी, भगवान कृष्ण की उपासक थी। इसके अलावा गुजरात में जन्म हुआ था एक संत महान थे दादू दयाल। दादू दयाल बाद में वो राजस्थान में जयपुर के पास नारायणा में सेटल हो गए थे। तो दादू दयाल और कबीरदास दोनों भगवान को निर्गुण निराकार रूप में मानते हैं। दादू दयाल के अलावा और भी कई संत आते हैं, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिनको अष्टचाप के कवि कहा जाता है। तो बहुत सारे संतों का नाम आता है। बंगाल के एक संत थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने भजन में, भक्ति परंपरा में संकीर्तन को लागू किया, यानी भगवान को याद करने के लिए तेज आवाज में संकीर्तन करना चाहिए, ढोल नगाड़े के साथ या हाथों की तालियां बजा करके। तो ध्यान रखेंगे ये चैतन्य का योगदान था। इसके अलावा कुछ और भी संत हैं, जैसे कि मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य हैं वो कर्नाटक में थे, बाद में फिर वो नॉर्थ इंडिया की यात्रा करते हैं। निम्बाकाचार्य ये आंध्र प्रदेश से थे, फिर नॉर्थ में सेटल हो जाते हैं, कुछ समय साउथ में व्यतीत किया। तो ये भक्ति संतों के बारे में। सूफी संत, सूफी संतों में सबसे महान परंपरा है इंडिया में चिश्ती परंपरा। तो चिश्ती परंपरा की शुरुआत तो भारत के बाहर हुई थी, चिश्तियानी अफगानिस्तान में, लेकिन
भारत में चिश्ती परंपरा के पहले संत आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले में अपना निवास किया और यहीं पर उनको बाद में दफना दिया गया था। तो अजमेर में उनकी मज़ार बनी हुई है। तो ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा स्थान है। तो भारत में चिश्ती परंपरा को आरंभ किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कई संत आते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए, फिर बाबा फरीद हुए, फिर निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के बाद शेख सलीम चिश्ती। तो ये सबसे महान परंपरा है। तो अकबर मुगल सम्राट इसी चिश्ती परंपरा को मानता था। जो परंपरा सूफी संतों में सबसे ज़्यादा कट्टर थी उसका नाम है नक्शबंदी। तो नक्शबंदी परंपरा सबसे ज़्यादा कट्टर थी और ये भारत के बाहर शुरू हुई थी, लेकिन भारत में बाद में इसको शेख अहमद सरहिंदी ने पॉपुलर कराया। और नक्शबंदी परंपरा के प्रभाव में आकर के ही भारत के मुगल सम्राटों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने डिसीजन लिए थे। ठीक है, तो ये चिश्ती परंपरा और नक्शबंदी परंपरा है। तो ये मध्यकालीन भारत के बारे में पूरी जानकारी है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अभी इतिहास का एक सिंपल वर्जन है। आगे हम यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम को टारगेट करके इनका एक एडवांस वर्जन जारी करेंगे। तो आप उसको सुनने के बाद और ज़्यादा बड़े एग्जाम्स को फाइट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन नए होंगे, तो वहाँ से जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।